हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये देखा है, सुना है कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि हाइब्रिडाइजेशन की किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप आसानी से कर पाएँ, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। तो मैं के राहुल फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइस स्मार्ट एडू पे। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग का एक सब टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एक ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें मालूम है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते। वही कुछ एक क्वेश्चन जो है वो लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो हम इसे बहुत आराम से और अच्छे से समझेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जैसे आप ये समझ लो कि बनाना शेक बनाते हो, तो आप क्या करते हो, एक मिक्सी जार में बनाना डाल दिया, दूध डाल दिया, और भी कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट अगर डालना है तो देखो एटलीस्ट 2 चीज़ें तो आप डालते ही डालते हैं। ठीक है, फिर आप उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये करो कि मैंने उसमें बनाना डाल दिया, थोड़ा सा मैंगो का स्लाइस भी उसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी भी डाल दिया है और दूध डाल दिया और सबको ग्राइंड करके मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, एक ऐसा फॉर्म आपके सामने निकल के आएगा जहां अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। जब तक वो स्लाइस्ड फॉर्म में था, यानी कटे हुए फॉर्म में था, तब तक आप बता सकते थे देखो इसके अंदर बनाना का भी कुछ पार्ट है, कुछ इसके अंदर मैंगो है, कुछ स्ट्रॉबेरी है, कुछ पाइनएप्पल है। लेकिन जब आपने उसे मिक्स कर दिया, फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो ऐसा ही एक फिनोमेना, एक घटना हमारे केमिस्ट्री में भी होता है, जहां कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में इंटरमिक्स होती हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। पास पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर पास पास एनर्जी होती है तो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। हम अगर अपने समाज की बात करें तो हम जो सेम तबके वाले लोग होते हैं उनके अंदर दोस्ती बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वहाँ पर हमारे बीच में भी दोस्ती आसानी से नहीं होती। तो आपको एक बात बताऊँ, केमिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसको हम आसानी से अपने डे टू डे लाइफ की घटनाओं से कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक ऐसी घटना है, एक ऐसा फिनोमेना है जहां 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। वहां हम अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई, उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आपको मैंने अभी अभी बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, उसका एग्जाम्पल बताया था। तो देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंटर मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि दे फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो ये ऐसा डंबल शेप होता है, लेकिन एक लोब उसमें बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास s है, p है, d है और f है। ठीक है, लेकिन हम जो फोकस करेंगे अपनी स्टडी को, वो सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से बनने वाले हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो अगर हम देखें तो s ऑर्बिटल हमारा होता है स्फेरिकल। कैसा होता है भाई? स्फेरिकल, है ना। अब स्फेरिकल एक 3D स्ट्रक्चर है, 2D प्लेन में एक सर्कल बना के दिखा दिया, बस मान के चलिए ये फुटबॉल की तरह का एक स्फीयर होता है और
p ऑर्बिटल जो होता है ये हमारा होता है डम्बेल शेप का, और ये ऐसा डंबल होता है जिसके दोनों लोब्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं होता। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में बताया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ना, आप देखें एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, लेकिन p ऑर्बिटल के अंदर दोनों लोब्स का साइज एक जैसा होता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन s और p ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं और हम उसे कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमारा इसके अंदर s और p के मिक्सिंग से जो पहला हमारा बनता है उसे हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप निकल के आएगा हमारा मॉलिक्यूल का वो होगा लीनियर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे, चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, BeCl2, तो ये होता है Be, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, तो हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल होता है, शेप लीनियर होता है, ये तीनों एटम एक ही लाइन में अरेंज्ड हैं, दैट्स व्हाई लीनियर। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बता दिया, हम कैसे पता करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहले आप रूबरू हो लें इस अलग अलग टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। तो दूसरा हमारा टाइप है, इसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें जो मॉलिक्यूल का शेप होगा ये शेप होगा ट्राइगोनल। क्या होगा, ट्राइगोनल सिर्फ लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभी आपको ट्राइगोनल प्लेनर भी लिखा हुआ मिल सकता है। प्लेनर इसलिए क्योंकि सारे एटम्स एक ही प्लेन पर हैं, यहां भी ये सारे एटम्स एक ही प्लेन पर हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का था। यहां इस केस में जो आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का मिलेगा, यानी बॉन्ड्स जो आबंध हैं, जो बंधन है, उनके बीच का जो कोण होगा 120 डिग्री का होगा। एक एग्जांपल अगर हम कॉमन सा ले लें तो देखिए ये इस तरह का अरेंजमेंट शो करता है, और यहाँ ये सारे 120 डिग्री एंगल हैं, है ना। मैथ्स में बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा है कि एक पूरा सर्कल जब बनाते हैं वो 360 डिग्री का होता है। हम उस 360 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो हर एक के हिस्से कितना आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल पूछा जाएगा तो sp2 में 120 डिग्री। ओके, तीसरा टाइप जो हमारा है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये हमारा आखिरी टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां जो शेप होता है ये शेप हमारा होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, और जो बॉन्ड एंगल हमें यहां देखने को मिलता है, यानी जो कोण आबंधों के बीच हमें देखने को मिलता है वो 109.5 डिग्री, या फिर कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये डेटा फैक्चुअल्स डेटा हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, sp3 ऐसा पहला हाइब्रिड कंडीशन है जहां जो शेप बनता है ये 3 डायमेंशनल शेप है। sp एक 2 डायमेंशनल शेप है, sp2 वो भी एक 2 डायमेंशनल शेप है। जो मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल शेप बनता है वो बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम यहां ले लें CH4, तो हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि ये C है, ये एक ऊपर H, यहाँ ये एक H, ये एक दूसरा H, और ये तीसरा H। अगर हम इसे इस तरह से कनेक्ट करें, डॉटेड लाइन से आउटलाइन बनाएं, तो ये हमें दिख रहा है इस तरह का, और ये सारे एंगल जो हैं, ये सारे एंगल 109.5 डिग्री है, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, या फिर ये हो। अब आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो अलग अलग एंगल है, सर कैसे कह रहे हैं कि ये सेम डिग्री है। तो बेसिकली बच्चों ये ऐसा है कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हमने इसको ड्रॉ किया है एक 2 डायमेंशनल प्लेन में, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अब
पहले अगर मैं कहता ट्राइपॉड तो शायद कई सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, लेकिन आज क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, लगभग सभी लोग ट्राइपॉड्स नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह उसे जानते हैं। तो ट्राइपॉड में क्या होता है, एक डंडा सिंगल ऊपर निकला होता है जहां आप अपने कैमरे को होल्ड करते हैं, और 3 इक्वल पार्ट में नीचे स्टैंड की तरह निकला होता है। ठीक है, तो ये ट्राइपॉड का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर लीजिए, ये ट्राइपॉड ही हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हम कुछ डेटा फिर से ध्यान में रखते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं कि एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की बात कर रहा है, एलिमेंट यानी कि तत्व, ओके, और हम उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी आबंधों की संख्या। तो यहाँ पर ये कहता है कि हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको मिलाकर कहते हैं हैलोजेंस, है ना, सॉल्ट फॉर्मिंग हैलोजेंस। इन सभी में मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 1 बनते हैं, याद रखना है। ऑक्सीजन जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हमारे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की क्षमता है वो 2 है, यानी ये 2 लोगों से जुड़ सकता है। जैसे मान लो हमारे पास 2 हाथ हैं तो हम मैक्सिमम एक बार में अपने 2 लोगों को होल्ड कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। अब हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमम को भी हम साइड करते हैं। अगर हम कहें तो हाइड्रोजन है और ये हैलोजेंस के जो मेंबर्स हैं ये सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएंगे और हमेशा 1 बनाएंगे। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा डेटा ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड यानी संयोजक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स, तो हम यहां पर वो 2 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से एक हमारा कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारा कहलाता है पाई बॉन्ड, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सिंबल सिग्मा का है, ये हमारा पाई का है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है और पाई बॉन्ड का किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, यानी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। देखो बॉन्ड तो बन रहा है, यानी ये जोड़ के रखेगा एटम्स को साथ में, लेकिन जब बात होगी हाइब्रिडाइजेशन की तो हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक टीम लीडर है, उसके अंदर 10 लोग हैं, काम वो 10 लोग करके टीम लीडर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब क्रेडिट देने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया या इसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, है ना। अब देखो मैच होते हैं क्रिकेट मैच के, लेकिन क्रेडिट किसी भी चीज़ का, चाहे हार का हो या जीत का, वो जाता किसको है? कप्तान को, है ना। वो जिसने भी, मान लो जिसकी भी गलती से मैच हार गए हों, उसको नहीं बुला के पूछते कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, भली है कि जिसकी वजह से मैच जीता है उन्हें मैन ऑफ द मैच करके सामने जरूर बुलाया जाता है, लेकिन एफर्ट तो पूरा टीम का होता है। सिर्फ क्रेडिट किसी एक को या अधिक से अधिक 2 लोगों को जाता है। तो वैसा ही है, एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर यानी किसी परमाणु को अणु के अंदर बांधे रखने में सिग्मा बॉन्ड और उसके साथ साथ पाई बॉन्ड का भी बहुत अहम रोल होता है। लेकिन जब बात होगी हाइब्रिडाइजेशन की तो वहां सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड को साइड कर देंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन सिग्मा बॉन्ड है, कौन पाई बॉन्ड है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसी के आधार पर हम अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो
कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल से हम पहले शुरू करते हैं। सपोज हम ले लेते हैं CH4, ठीक है। हमने CH4 ले लिया। अब हमें सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कार्बन, कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। और एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो आप ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन हमारा एक ही बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन हमारा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो 4 अलग अलग बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया, उसको बॉन्ड करके दिखा दिया, ठीक है। अब ये जितने भी एक एक बॉन्ड है ना, ये सारे कहलाते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो ये सभी कहलाएंगे सिग्मा बॉन्ड। तो अब समझ में आ गया। तो याद रखिए, सिग्मा बॉन्ड तो बाय डिफॉल्ट हर जगह है, सिग्मा बॉन्ड हर जगह है अगर वो मॉलिक्यूल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो। अब हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बहुत इंपॉर्टेंट गैस, हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है, सुना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ना खासियत होती है कि क्या होता है, जब सूरज से गर्मी आती है ना, उसको तो नहीं ये एब्जॉर्ब करता, लेकिन जब रात में वो गर्मी पृथ्वी से निकल के वापस वायुमंडल में या कह लो यूनिवर्स में, स्पेस में जाता है ना, तब उसमें से बहुत सारी गर्मी को ये अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है हमारे वायुमंडल में। इसकी वजह से ज़्यादा जो सूरज की उष्मा है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडिएंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो वह ये कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मात्रा होना, देखो किसी भी चीज़ की कम है तो भी परेशानी, ज़्यादा है तो भी परेशानी, ऑप्टिमम है तो बेस्ट है। तो CO2, अब हमने क्या देखा यहाँ पर CO2 में कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, याद हो चुका होगा हमें अभी तक। ऑक्सीजन, इसमें 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अगर हमने इसको जोड़ दिया एक एक, तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं, ना तो कार्बन की बॉन्डिंग पूरी हुई है ना ऑक्सीजन की। क्यों? एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे बना दिया है ना, इधर भी फिर ऑक्सीजन का बना दिया। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन गए हैं और ऑक्सीजन के भी 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीजन का 2, दूसरे का 2, मिला के इसके भी कंप्लीट। तो अब इसमें से क्या होता है, एक तो आपका जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह है, लेकिन अगर कहीं 2 एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड है, जैसे यहाँ 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई हमारा बनेगा। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल HCN हाइड्रोजन साइनाइड, या इससे मिलता जुलता एक नाम है हमारा पोटेशियम साइनाइड, जो बहुत ही पॉइजनस माना जाता है। खैर वो एक आयनिक कंपाउंड है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पर H है ना, फिर C फिर N लगा दिया, ऐसे बना दिया कि HC और N आपस में बॉन्डेड हैं। लेकिन चलो H की तो बॉन्डिंग पूरी हो गई, बिकॉज हमारा क्या होता है कि H एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो H का एक बॉन्ड यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कार्बन के 4 होने हैं और नाइट्रोजन के कितने होने हैं, 3। अब हम यहां देख रहे हैं कार्बन का तो 2 हो गया, देखो एक इधर भी है एक इधर भी है, तो कार्बन के 2 हैं। और नाइट्रोजन का कितना है, 1 है। अभी भी कमी है, कार्बन में कितने कम है बॉन्ड्स, 2, और नाइट्रोजन के भी कितने कम है, 2। तो हमने क्या किया, ऐसे इसको यहां 2 बॉन्ड और बना दिया। अब देखिए कार्बन के भी 4 हो गए हैं, नाइट्रोजन के भी 4 हो गए, सॉरी नाइट्रोजन के 3 हो गए। अब यहां पर क्या होगा, ये हमारा सिग्मा है, ये पाई, ये पाई। तो इससे एक चीज और निकल के सामने आती है, 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड एक से ज्यादा बन सकता है। अब ये क्या है, तो ये सिग्मा है अकेला, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीख लिया। ऐसे ही सिंपल मॉलिक्यूल्स, आपको नहीं सोचना है कि अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक हाइब्रिडाइजेशन पे अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल से मॉलिक्यूल होते हैं जिसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितना बना सकते हैं, इस टेबल को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ड्रॉ करना बहुत आसान है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक टेबल हम देखते हैं, वो टेबल क्या है कि ये है आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो मिनिमम 2, फिर 3, फिर 4। अगर आपका मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp। 3 सिग्मा आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर 4 सिग्मा हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसको आप ऐसे भी समझ लो, देखो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि अगर हमने कोई नंबर लिखा और हम इसके पावर की बात करें कि इसके ऊपर क्या पावर है ना, या घात जिसे हम कहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर किसी पे कुछ नहीं लिखा है तो हम कहते हैं कि भाई वहां पर 1 है ना। जैसे ये अगर लिखा तो हम कहेंगे कि ये a स्क्वायर यानी इसका पावर यहाँ a का 2 है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट हम उसका पावर कितना मानते हैं, 1। तो आप ऐसे समझ लो, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं तो यहाँ क्या है, s कुछ भी नहीं है पावर तो 1, p यहाँ भी कुछ नहीं पावर है तो 1। तो इसका पावर और इसका पावर दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 2 आ गया। यहां पर भी s कुछ भी नहीं है तो इसका पावर कितना है, 1 अभी अभी बताया, और p का पावर यहां पर 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 3 आ गया। इसी तरह 4 तो 3 p का पावर है और s के ऊपर 1 तो 3 और 1 मिलकर 4 हो गए। ओके, अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहां इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए हम यहां पर देखते हैं कि इस कार्बन का, देखो एक सिग्मा बॉन्ड की तो बात ही नहीं की है, तो यहां हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन को हमें कंसीडर ही नहीं करना है। जिसके कम से कम 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हों या 2 से ज्यादा तभी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ इसके हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ CH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। CH3 हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। अब बात करें CO2 में, अगर हम फिर ऑक्सीजन को लें तो देखो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के लिए भी देखें तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, एक के लिए हमारा कोई टेबल में जगह नहीं है। इसकी बात करें ये भी एक ही है, इसके लिए भी कोई जगह नहीं है। तो हम फिर से कार्बन पर फोकस करेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर कार्बन के, तो एक इधर है एक इधर है, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रहा 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड में फिर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। यानी तो देखो हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन का है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए CO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो भी आप यही लिखेंगे sp। इसी तरह मान लो HCN का हाइब्रिडाइजेशन पूछा कि बताओ HCN का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप देखिए इस कार्बन का, कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसी का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, क्योंकि मिनिमम हमें 2 चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन के पास भी 1 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 में, 3 में हमारा sp2 होता है। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं सो दैट कि आप आसानी से समझ सकें। तो कुछ और एग्जाम्पल में, जैसे अगर हमने ले लिया AlCl3, अब कहोगे सर यहाँ पर तो Al आ गया, टेबल में कहीं Al नहीं दिया गया था, ठीक है। तो Al अगर हम देखें तो Al हमारा जो है वो एटॉमिक नंबर यानी इसकी परमाणु संख्या होती है 13। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये 283 होता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 यानी सबसे बाह्यतम कक्षा में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन के विषय में आपको हमने बता ही दिया था, फ्लोरीन क्लोरीन ये हमारा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक एल्यूमिनियम अकेला 3 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है और इसलिए इसके साथ 3 Cl हमने लगाया हुआ है। तो अभी क्या हो जाएगा ये कि इस तरह से आप समझ लो कि ये Al, इसके एक बॉन्ड से ये Cl लगा, एक बॉन्ड से ये Cl लगा, एक बॉन्ड से ये Cl लगा, ये बना दिया ऐसे। एक्चुअल शेप नहीं है, हमें 3 Cl को एक एल्यूमिनियम से कनेक्ट करना था, हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ एक एक ही लाइन हमने क्यों खींची है, क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 से ज्यादा बॉन्ड बन नहीं सकते और क्लोरीन 1 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। तो अब देखिए अगर सिंगल सिंगल है तो बहुत सिंपल, ये सारे बॉन्ड हमारे क्या हैं,
सिग्मा बॉन्ड हैं। वेरी गुड, तो सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इस एल्यूमिनियम के यहाँ पर? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 3 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब आप समझ गए कि 3 सिग्मा बॉन्ड अगर है तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ऐसे ही BeH2, ठीक है, तो बेरिलियम है ना, Be एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो पहले सेल में 2 और 4 था, पहले सेल में हमने 2 दे दिया, तो दूसरे सेल में हमारे पास देने के लिए सिर्फ 2 ही बचे हैं, है ना। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले सेल में 2, फिर दूसरे सेल में 8, फिर दूसरे सेल में 8, फिर दूसरे सेल में 2, हम ये 20 इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम आपको यही याद रखना है, 2882 रिवर्स। तो ये हमारा K सेल है, ये L है, ये M है, ये N है। तो याद रखिएगा K में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन M और N में जो ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ आपको दिखाया है ये इसके मैक्सिमम यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। ये बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आपको दिखाया है। 2882 ये 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ये वैलिड है। अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे आपका इससे ज़्यादा आना भी नहीं है, ठीक है। तो इससे हाइब्रिडाइजेशन का हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, पहले सेल में आपने दे दिया 2 क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट था। अब L में आप 8 देंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ देने के लिए बचा कितना? 2 में से 2 ही बचा, इसलिए यहाँ 2 दे दिया। अब अगर हम उसी चीज को यहाँ देखें, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, पहले सेल को 2 ही चाहिए, हमने 2 दे दिया। अब हमारे पास बच रहे हैं 11, तो दूसरे सेल को हमने 8 देना था, हमने 8 दे दिया। टोटल कितने दे दिए आपने? 10। अब अगले M शेल की बात करें, इसको भी 8 चाहिए, लेकिन अब हमारे पास 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन दिया जा चुका है, बच गए 3। तो उसे कहेंगे भाई अब तू 3 ही रखा, अब हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, तो 3 दे दिया। तो यहां पर भी तो बेरिलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये रहा बेरिलियम, सिंगल बॉन्ड से Cl, सिंगल बॉन्ड से Cl, लेकिन यहां पर हमारा हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं। तो ये सेम एग्जाम्पल आपका क्लोरीन के लिए भी लगेगा और यही सेम एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन के लिए भी लगेगा। अगर ये हमारा BeCl2 होगा तब भी ऐसा ही बनेगा, Cl BeCl। अब देखिए बी का यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तो बेरिलियम चाहे यहाँ की बात करें या बेरिलियम चाहे यहाँ की बात करें, दोनों ही केस में 2-2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स आप लोगों को अपने क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। C2H6 आपको ध्यान में रखना है कि किसके कितने बॉन्ड्स बनते हैं, उस हिसाब से C2H6 BCl3 BF3। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स आप करेंगे और पूरी उम्मीद है कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आप किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस तो चाहिए, है ना। हम एक बार में ना साइकिल चलाना सीख सकते हैं, ना हम अपने कदमों पे, जब छोटे बच्चे हैं, हम पहली बार जब अपने कदमों पे चलना शुरू करते हैं ना, तब भी एक बार में नहीं होता कि हम सीधा खड़ा हुए चलना और दौड़ना शुरू कर देते हैं, समय लगता है। तो ये थोड़े से कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और आपके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर महारथी हो जाएंगे।
फिर कैसे भी क्वेश्चन होगा आप देखते फटाफट बता दोगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन में आपका शेप भी बता दिया है, बॉन्ड एंगल भी बता दिया है, कैसे भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा फटाफट से कर लोगे। तो मैं के राहुल आपके उज्जवल भविष्य और स्वर्णिम भविष्य की कामनाओं के साथ अभी लेता हूं विदा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारियों में लगे रहिए।